हेलो, तो स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और ये हमारा वीडियो होगा बीपीएससी को लेके, जो हम लोग चल रहे हैं वीकली टारगेट, है ना। हम लोग हर एक वीक में एक टारगेट वीडियो लाते हैं, जिसमें हम लोग एक वीक में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इन सारे बातों पे ध्यान देते हुए हम लोग लगभग क्या 13 सप्ताह हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और ये हमारा वीक 14 का वीडियो है। और वीक 14 में हम लोग करने वाले हैं 9 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक। हालांकि वीडियो कल ही अपलोड होना चाहिए था, बट मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसके चक्कर में क्लासेस भी नहीं चल रहे थे और ये वीडियो भी नहीं आया था। लेकिन आज हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग 9 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक के हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया, ये हमें मालूम है ना। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और इसलिए मैंने लिखा है बीपीएससी हर दिन का रूटीन, है ना। आपको हर एक दिन का रूटीन स्ट्रेटजी है। प्रीलिम्स को, मेंस को, सबको कंबाइंड लेके पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए अलग से पढ़ेंगे, मेंस के लिए अलग से पढ़ेंगे, नहीं, सब कुछ करके पढ़ेंगे। हाँ, 70 बीपीएससी के लिए है, जरूरी नहीं है कि 70 बीपीएससी, ये सारे, है ना। मतलब फ्यूचर में जितने भी बीपीएससी एग्जाम्स होंगे, ये सारे बीपीएससी एग्जाम के लिए है। इतना अच्छे से चीज़ों को तैयार किया गया है कि अगर आप एक बार सही तरीके से फॉलो कर लेंगे ना, तो ठीक है। एक बार अगर फॉलो किए तो पूरा अच्छे तरीके से आपका प्रीलिम्स हुआ, मेंस ना हुआ। लेकिन अगर आपने एक बार अच्छे तरीके से पूरा फॉलो किया, कंप्लीट किया, फिर रिवाइज करेंगे ना, तो मेंस तक भी आपको क्लियर हो सकता है। ऐसा अच्छे तरीके से रूटीन बनाया गया। लेकिन हाँ, आपको टाइम देना पड़ेगा। इस रूटीन का टाइम है 7 आवर प्लस, है ना, 7 घंटे से ज़्यादा, है ना। 7 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा, 8 घंटे, 7 से 8 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं, 7 से 8 घंटे का रूटीन रहता है डेली का, है ना। जिसमें आपका करेंट अफेयर आपको खुद से पढ़ना है। करेंट अफेयर के लिए मैं कुछ ऐसा टारगेट नहीं बताता, लेकिन करेंट अफेयर के लिए मैं बताता हूँ कि आपको एक मैगजीन को डेली पढ़ना है ना, एक मैगजीन को डेली पढ़ना है। और जो सब महीना चल रहा है, जैसे कि अभी चल रहा है हमारा अप्रैल, तो मार्च का करंट अफेयर को आपको पढ़ना है, जो भी एक मैगजीन है उससे, है ना। और एक महीने में पूरा वो करंट अफेयर को कवर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको नोट डाउन कर लेना है। और साइंस के लिए भी मैं आपको सब कुछ लेके चल रहा हूँ। एनसीईआरटी कंप्लीट करवा रहा हूँ वैसे इसी टारगेट के माध्यम से। और सारे चैप्टर्स को भी कैसे पढ़ना है, साइंस को भी मैं बताता हूँ। अभी तो साइंस के लिए टेंशन मुक्त से लेना, क्योंकि साइंस के लिए मैंने जो चालू कर दिया एनसीईआरटी सीरीज, जो मैं डेली लाइव आता हूँ 8 बजे, है ना। डेली लाइव 8 बजे आता हूँ। डेली आप 8 बजे लाइव सेशन में आए, 1.5 से 2 घंटे का सेशन रहेगा, है ना। जिन्होंने कभी भी साइंस नहीं पढ़ा है उनके लिए भी है, और जो साइंस को चाहते हैं कि अच्छे तरीके से समझे, सवाल नहीं गलत हो, उनके लिए भी है। क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड साइंस को पढ़ रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से, तो वो साइंस वाला क्लासेस आपको करना जरूरी हो जाता है ना। अगर वो कर लेते हैं तो साइंस खत्म, मतलब 40 से 45 दिन में पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा। तो वो मतलब इस रूटीन के थ्रू फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे आके भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चालू करते हैं हम लोग, ठीक है, देख लेते हैं। ओके, जैसे ये सब तो हम लोग पहले कर चुके हैं। एक बार हम लोग जब हम लोग का पूरा ये अप्रैल खत्म हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने आखिरकार क्या क्या चीज़ खत्म कर दिया, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो हमारा है जनरली, तो हम लोग वीक 14 में जो फर्स्ट हमारा जो पार्ट होगा, अब जाहिर सी बात है फर्स्ट पार्ट हमारा किस चीज़ का होगा, तो आप लोग सबको पता होगा कि हमारा फर्स्ट पार्ट हमेशा होता है हिस्ट्री का, है ना। अभी हिस्ट्री चल रहा है, तो वीक 14 में 9 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल का पूरा हमारा वीक है। और इसमें मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं 9 से 11, 9 से 11, 9, 10, 11, 3 दिन मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने के बाद मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो चुका है ना। मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो चुका, क्योंकि हम लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री को लगभग 1 महीने से ज़्यादा पढ़ा है ना, और अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो मेडिवल हिस्ट्री में अभी जो हमारा लास्ट बच जाता है वो है भक्ति मूवमेंट, सूफीज़म, है ना, सूफीवाद, सिख मूवमेंट, है ना, जो सिख आपके जो 10 गुरु हुए उनके बारे में। अब हमें इसके टॉपिक्स क्या है, भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट चला है ना, जिसमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, ये सब जो आपके आते हैं ना, ये सब चीज़ देखते हैं। महाराष्ट्र में आपको जो चला है ना, दादू दयाल, ये सब आपको देखने को मिलते हैं, चैतन्य महाप्रभु, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। सूफीज़म को देखेंगे हम लोग, और सिख गुरु को देखेंगे। देखिए, मैंने प्रीलिम्स के लिए आपको टॉपिक छाट दिया कि प्रीलिम्स के लिए क्या क्या पढ़ना है। शंकराचार्य के बारे में पढ़ लेंगे, रामानुज है, माधवाचार्य है, वल्लभाचार्य है, ज्ञानेश्वर है, नामदेव है, एकनाथ से महाराष्ट्र के हैं, तुकाराम है ना, रामानंद है, कबीर हैं,
ये सब के बारे में आपको जानकारी रखना है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज रखना है कि इनके द्वारा क्या कुछ लिखे गए हैं, कुछ गाए गए हैं, उन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। इनकी फिलॉसफी क्या थी, जैसे आप देखते हैं विशिष्टावाद होता है ना, शुद्ध अद्वैतावाद होता है, अद्वैतवाद होता है, ये सब कॉन्सेप्ट थ्योरी, निर्गुणा गुना है, निर्गुण सदगुण, सॉरी निर्गुण हो गया है ना, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और वहाँ सवाल आता। और मैंने ये सब पढ़ा भी दिया है, मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में पढ़ाया है। जब एनसीईआरटी में क्लास 12th में पढ़ा रहा था थीम 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन, वहाँ मैंने पढ़ाया। क्लास 7 में चैप्टर नंबर 8 मैंने पढ़ाया। ये 2 मैंने एनसीईआरटी का बता दिया है कि कहाँ से आपको पढ़ना है। अगर आपको बुक से तो बुक से पढ़ लीजिए, नहीं बुक से पढ़ना है तो मैंने जो वीडियो पढ़ाया 1.5 से 2 घंटे का वीडियो है ना, वहाँ पे दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और ये सब कुछ भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी आपके पास अगर बुक है तो बुक के माध्यम से पढ़ लेंगे, ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। आपके पास अगर वो बुक होगा, मैंने बताया था पूनम दलाल दहिया का जो बुक होता है एंशिएंट और मिडाइवल इंडिया बुक है ना, पूनम दलाल दहिया, इनका बुक बहुत अच्छा बुक है। जनरली इसमें सब कुछ कवर किया गया यार, मैं एक एक चीज़ एनसीईआरटी से लेकर सब कुछ, बहुत अच्छा बुक है वो, है ना। उसमें फैक्ट भी कवर किए हुए गए, मेंस के लेवल की भी चीज़ें हैं उसमें। तो अगर वो बुक से भी अगर पढ़ लेंगे तो ये सब टॉपिक वाइज उसमें है और बहुत कम 4 से 5 पेज में, 6 पेज में है, तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए। अच्छा, मेंस के लिए इस पे कुछ सवाल 1-2 बन सकता है कि जैसे हो सकता है, बन सकता है कि नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट किस तरह से चला, उस तरह के सवाल आ सकते हैं ना। तो इस तरह के अगर सवाल आएंगे, सिख मूवमेंट सूफीज्म के ऊपर भी सवाल आ सकते हैं। तो थोड़ा सा जब उसको हालांकि मिडाइवल इंडिया का ये टॉपिक है तो हमारा मेंस का ये मतलब हमारा मेंस के सिलेबस में नहीं आता, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो चलेगा भाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको करना है। घटना चक्र का बुक उठाइएगा और ये सब प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ये 9, 10, 11 तीनों दिन मिडाइवल हिस्ट्री के लिए दिया है कि मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। अब जो एक दिन में अगर कवर कर लेते हैं, ये एक दिन में पूरा भक्ति मूवमेंट कवर हो जाता है 9 तारीख को, तो 10 तारीख को और 11 तारीख को आपको हो जाता है रिवीजन डे, क्योंकि हमने मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है और मिडाइवल और एंशिएंट खत्म है ना। अब बचेगा क्या हमारा मॉडर्न खत्म होगा जैसे ही हम लोग फिर आ जाएंगे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के ऊपर, ठीक है। तो 10 अप्रैल को हम लोग दिल्ली सल्तनत तक या रिवीजन कर लेंगे। तुर्क आक्रमण से लेके 712 से लेके पूरा दिल्ली सल्तनत है ना 1526 तक के कवर कर लेंगे। फिर मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। मुगल सल्तनत के बाद जो भी और छोटे छोटे राजवंश आए, बहमनी किंगडम है ना, फिर आपका कृष्णदेवराय के जो आपका मतलब विजयनगर साम्राज्य है, और भी छोटे छोटे किंगडम्स है, उनके बारे में भी हम लोग कवर कर लेंगे। कहाँ पे? तो 11 तारीख को। तो ये पूरा मतलब ये जो पूरा आप मतलब आप कह सकते हैं कि 11 तारीख तक के आपको एंशिएंट हिस्ट्री, सॉरी मिडाइवल हिस्ट्री तक के कहीं से भी परेशानी नहीं, मतलब आपको हर एक चीज, क्योंकि देखिए जब हम लोग ये करवाते हैं, जब मीन्स कि जब वीकली टारगेट जब होता है तो आपको ऐसा नहीं है कि बस कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक दिन 2 दिन, एक दिन कभी कभी 2-2 दिन बीच में रिवीजन का टाइम भी मैंने दिया है बीच में। तो आपको रिवीजन करने के लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं, ऐसा कि 1-1 महीना रिवीजन करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि बीच बीच सब कुछ रिवाइज करते हैं। क्योंकि ऐसे पढ़ते जाएंगे तो भूल जाते हैं। पढ़िए रिवाइज करिए, पढ़िए रिवाइज करिए, फिर ज़्यादा पढ़िए, फिर ज़्यादा रिवाइज करिए, ज़्यादा पढ़िए ज़्यादा रिवाइज करिए, फिर पूरा पढ़ के फिर एक बार रिवाइज करना। तो इस तरह से चल रहा है ना, तो उससे क्या होगा कि सब कुछ याद हो गया होगा। मतलब जाहिर सी बात है कि प्रीलिम्स के लेवल का तो बहुत कुछ हो गया होगा यार, है ना। तो ये करना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया 12 अप्रैल से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री चालू करने वाले हैं। मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री हमारा टारगेट सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, क्योंकि उतना समय नहीं है कि बहुत हो जाता है यार कि सारा सब्जेक्ट पढ़ना। तो लेकिन हाँ, उस तरीके से मैं चीज़ों को आपको गाइड कर दूंगा कि आपको कभी परेशानी नहीं होगा, कभी भी कोई भी एग्जाम को लेके कि अगर ये चैप्टर पढ़ेंगे तो क्या जरूरी इसमें पढ़ना है, तो वैसे करके, ठीक है। इस बात को समझिएगा जैसा कि मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए पॉलिटी में हम लोग जनरली इस बार क्या पकड़ने वाले हैं, जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जितने भी आपके संवैधानिक संस्था हैं जिनके बारे में संविधान में वर्णन है ना, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन देख सकते हैं, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, यूपीएससी हो गया, है ना, स्टेट पीसीएस हो गया, जो आपके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब हो गया, ये सब जितने भी आपके संस्थाएं हैं उनके बारे में हम लोग इस पूरे
1 से 2 वीक में कवर कर लेंगे, है ना। तो इस वीक में हम लोग करने वाले हैं चार संस्थाओं के बारे में, जो 12 तारीख से लेकर 14 तारीख हम लोग 3 दिन हम लोग के लिए डेडिकेटेड है। पहले दिन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन के बारे में, इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन के बारे में। अब हम लोग निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग के बारे में जब पढ़ेंगे तो हमको मेंस को लेके भी पढ़ना है। तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे तो हम लोग आर्टिकल्स को याद रखें, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक के सारे आर्टिकल्स आपको ध्यान रखना है। 324, 325, 26, 27, 28, 29, 1-2 उसमें बीच में छोड़ सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 327 महत्वपूर्ण उतना नहीं है, 328 महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 324 महत्वपूर्ण, 326 महत्वपूर्ण, 329 महत्वपूर्ण है ना। ये तीनों आर्टिकल महत्वपूर्ण है। उस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 280 आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद कौन नियुक्ति करता है इनका, है ना, फाइनेंस कमीशन का कौन नियुक्ति करता है, कितना उसके अंदर मेंबर्स होते हैं, मतलब उसका कार्य का कितने समय तक बैठेंगे संगठन, मतलब कहने का मतलब कंपोजिशंस के बारे में, ये सब ध्यान रखना फॉर द प्रीलिम्स। पहले कौन बने निर्वाचन आयोग, अभी कौन है निर्वाचन आयोग, है ना, अभी कितने निर्वाचन आयोग में जैसे कि कितने मेंबर बॉडी है, 3 मेंबर बॉडी है। फिर हम बात करेंगे जैसे कि फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस वित्त आयोग में कितने मेंबर्स होते हैं, है ना, अभी जैसे 16वां वित्त आयोग आएगा तो उसमें क्या चीज़ें, ये सब कुछ ध्यान में आपको रखना है। अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट लेके भी चलना है ना। उसके बाद जब मेंस के लिए इसको हम लोग समझेंगे तो कैसे समझेंगे कि वित्त आयोग का संरचना क्या है ना। जैसे इलेक्शन कमीशन का संरचना क्या है, कॉम्पोजिशन क्या, पहले 1989 से पहले क्या था, 1989 के बाद क्या इसमें परिवर्तन आए, अब 3 हो गए, कैसे है ना, क्या कार्य हैं उनका, क्या काम है, कैसे इलेक्शन करवाते हैं, फिर उनका क्या स्वतंत्रताएं हैं, कैसे ये इसके ऊपर मतलब कहने का मतलब हस्तक्षेप नहीं है सरकार का, कैसे स्वतंत्रताएं हैं, अभी के कॉन्टेस्ट में क्या चीज़ें हैं, क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव है, प्रेशर है रूलिंग गवर्नमेंट का, इन सब सारे चीज़ों को समझते हुए पढ़ना है ना। समय लगेगा क्योंकि भाई एक दिन में केवल ये दोनों चीज कंप्लीट करना, तो एक दिन में कम से कम 6 घंटा 7 घंटा आप इसको कवर कर रहे हैं तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा है ना। अगर अब देखिए लक्ष्मीकांत से पढ़ना, ये सब टॉपिक तो लक्ष्मीकांत से मिल जाएगा, लक्ष्मीकांत घटना चक्र से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई बात नहीं, ये सब तो करना है लक्ष्मीकांत से। लेकिन और भी जो चीजें, जो मेंस के लिए चीजें, वो आपको इंटरनेट से मिलेगा, यूट्यूब से मिलेगा, लेकिन एक दिन ही आपको देना है इस पे। अब समझ रहे बात को। अब देखिए इसके ऊपर मैंने जो कुछ सवाल जो है जो पूछा गया बीपीएससी में, मैंने आपको दिखा देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग द इलेक्शन। इलेक्शन कंडक्ट करवाने में भारत के निर्वाचन आयोग ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। क्रिटिकली एग्जामिन इट्स रोल इन मेकिंग द इलेक्शन फ्री एंड फेयर। फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने में इसकी क्या भूमिका रही है, मतलब दशकों में बताइए। फिर देखिए वो सवाल पुराना था इसलिए यहाँ पूछा गया है कि अपने आंसर को बताइए रेफरेंस का, कि सेशन जो आपके कहने का मतलब थे ना, जो आपके टीएन सेशन जो आपके निर्वाचन आयोग थे, तो टीएन सेशन से पहले कैसे चुनाव हो रहा, टीएन सेशन के बाद कैसे चुनाव होना स्टार्ट हुआ बिहार में, उसके बारे में, और कैसे ये मतलब जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने आपके लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। इस तरह के सवाल एग्जाम में आपके आए हैं। तो जब इस तरह के सवाल एग्जाम में आए तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे तैयार करना है हमें इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को कैसे पढ़ना है। आप समझ रहे बात को। फिर देखिए और भी सवाल पूछा है 2019 से पूछा कि बताइए कि इलेक्शन कमीशन का रोल क्या। फिर वही सेम चीज, देखिए यही चीज को सेम चीज पूछा गया है ना। फिर पूछा गया है कि, है ना, और क्या पूछा गया है कि वर्किंग ऑफ इलेक्शन कमीशन, फिर सेम चीज वही से मतलब वही उस तरह का करे। इलेक्शन जो है वो हार्ट बीट है डेमोक्रेसी का, है ना, डेमोक्रेसी का। अगर बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत अगर जैसे बोलते हैं ना कि ये इलेक्शन कमीशन डेमोक्रेसी का हार्ट बीट है, अगर बहुत जल्दी इलेक्शन कमीशन अगर बहुत जल्दी इलेक्शन करवा लेते हैं और बहुत फास्ट इलेक्शन करवा लेते हैं तो इस प्रॉब्लम भी कर सकता है, मतलब हमारा लोकतंत्र है वो कोलैप्स कर जाएगा, है ना। इस पे अपने व्यूज को लेकर इस तरह के सवाल आए हैं। कह रहा है कि आप इलेक्शन कैंपेन से क्या समझते हैं, उस पर प्रकाश डालें और बताएं किस तरह से होता है बिहार में इलेक्शन कैंपेन। ओके, फिर कह रहा है कि बताइए ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है इलेक्शन करवाने में, ब्यूरोक्रेसी, है ना, ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है, मतलब नौकरशाह तंत्र का क्या रोल है इलेक्शन करवाने में, उसको बताइए। फिर सवाल आया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, इस पे सवाल आया। कैसे चुनावी प्रोसेस होता है, उस पे सवाल आया। तो इलेक्शन कमीशन को भैया ऐसे तैयार करना है, सवाल आए तो हम लिख पाए कुछ, है ना, हम कुछ लिख पाए। सब कुछ का, इन सब कुछ का चीज आपको इंटरनेट पे हर एक चीज अवेलेबल है, आप वहां से, लेकिन आप डिसिप्लिन से पढ़िएगा तब ना। अब इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं, 5-5 घंटा का वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, नहीं तो ये टॉपिक से पहले उसको तो कवर कर लो, उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ते रहना। ये जो चीजें पूछा गया है बीपीएससी में, इन पॉइंट्स को, बीट ऑफ मतलब हार्ट बीट ऑफ डेमोक्रेसी, धड़कन है कैसे लोकतंत्र का, इन तरह की चीजों को ध्यान रखिए ना। कैसे
मजबूती प्रदान कर रहा है लोकतंत्र को, ऐसा चीजों को समझना है। पावर एंड द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। फिर हमारा आता है देखिए, और अब देखिए ये दो चीज हमारा हो गया, दो चीज। फाइनेंस कमीशन के ऊपर भी कुछ तरह के सवाल आएंगे कि फाइनेंस कमीशन का क्या संरचना है, कैसे है, उनकी शक्ति क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या है, फाइनेंस कमीशन का काम क्या है भाई, है ना, इस तरह की चीजें। अब देखिए सवाल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, आर्टिकल 74, आर्टिकल 165 तो पता ही होना चाहिए ना, एडवोकेट जनरल ऑफ मतलब इंडिया। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस तरह के सवाल आएंगे, है ना, इस तरह के सवाल आएंगे। तो अब इनको कैसे करना है, इनको कैसे करना है, तो आप देखिएगा, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल जो कि आपका स्टेट में बैठता है, अटॉर्नी जनरल जो आपका केंद्र में बैठता है ना। अब इसको समझना, आर्टिकल 74 ये सब तो चलो प्रीलिम्स का चीज है, प्रीलिम्स के लिए कवर कर लेंगे। नियुक्ति है, कौन नियुक्ति करता है, कार्यकाल क्या है ना, कितने दिन तक रहेगा, प्रसाद पर्यत है क्या, कभी भी हटा सकता है क्या, इसके लिए कोई हटाने का कोई तरीका है नहीं है, कौन हटाएगा, हटाने का तरीका हमारे संविधान में दिया ही नहीं है क्या, सब कुछ हमको ध्यान में रखना। फिर कार्य शक्ति, इनके पावर्स एंड फंक्शंस क्या है, इनके अधिकार तो है, राइट्स हैं, बट देयर आर लिमिटेशंस भी इनके पास है भाई, कि एडवोकेट जनरल है, अगर अटॉर्नी जनरल है तो फिर वो कोई भी अगर क्रिमिनल केस को लेना है तो फिर सरकार से पूछना पड़ेगा लड़ने के लिए, वो बहुत कुछ चीजें हैं। तो देयर आर लिमिटेशंस, और राइट्स भी है, लिमिटेशंस भी है। कहीं अब राइट्स क्या है, कहीं भी बैठ सकते हैं, किसी भी संसद के किसी भी मतलब आप सेशन में मतलब बैठ के ये बोलने का अधिकार है, वोट देने का नहीं, बोलने का अधिकार है। तो इस तरह के अधिकार हैं, तो इनके पास मर्यादाएं भी हैं, है ना, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। सॉरी ये दोबारा लग गया, और ये गलत लग गया, एक सेकंड, कोई बात नहीं, ये काट दीजिए। हाँ ये तो खल रहेगा, ठीक है। ये लक्ष्मीकांत से कवर कर लेंगे। अब देखिए आप कैसे अटॉर्नी जनरल के ऊपर सवाल कैसे देंगे, अटॉर्नी जनरल के ऊपर सवाल कैसे है, देखिए व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल के ऑफिस का क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है, ये पहले सवाल ध्यान में रखिएगा। इस तरह के सवाल मेंस में बनेंगे, ठीक है। व्हाट आर द मेजर प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, आप देखिए प्रोविजन पूछा, प्रोविजन कहाँ है, प्रोविजन संविधान में है ना जी। अपॉइंटमेंट के लिए क्या प्रोविजन है, कौन अपॉइंट करेगा, कितने दिन तक रहेगा, कौन हटाएगा, है ना, उनके ड्यूटीज क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, अटॉर्नी जनरल के क्या रहा कि अधिकार बताइए, लिमिटेशन बताइए, है ना, क्या अभी क्या इश्यूज हो जाते हैं, मैं तो अटॉर्नी जनरल के रिगार्डिंग्स क्या मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, क्या इश्यू है उसको बताइए। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं, उसके बारे में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, ये ऐसे तैयार करना है ना, ऐसे तैयार करना। अब देखिए ये सब देखिएगा, अब देखिए ये सब सर्च कर दीजिएगा ना, अरे आप ऐसे लिखिएगा ना, यूपीएससी मेंस क्वेश्चंस, है ना, यूपीएससी मेंस क्वेश्चन आस्क फ्रॉम अटॉर्नी जनरल, ऐसा आप लिखे तो सवाल आ जाएगा आपको ऑटोमेटिक, है ना, आपको ऑटोमेटिक गूगल पे आ जाएगा कि हाँ ये सवाल यूपीएससी में या पूछा गया है, अटॉर्नी जनरल चैप्टर से कैसे पूछा है, पूछने का तरीका क्या है, हम सब लोग पढ़े हैं अटॉर्नी जनरल क्या होता है, लेकिन कैसा सवाल पूछेगा, कैसे उत्तर देंगे, ये सब तैयार करना आपको 3 दिन, इसलिए 3 दिन में आपको ये 2 चीज एकदम कंप्लीट कर लेना है, जैसे भी हो कंप्लीट कर लेना है। इसीलिए हमने इस बार साइंस नहीं रखा है, मतलब इस वीक में साइंस को नहीं रखा, क्योंकि साइंस ऑलरेडी मैं चला रहा हूँ, तो साइंस के लिए तो आप टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग सेशन को शेयर भी करेंगे, हमेशा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि देखिए इतना मेहनत लग रहा है भाई, हर एक चीज़ तैयार करने में, सवाल ढूंढ के लाना, ये सब कुछ करके लाना यार, एक एक चीज़ को मेहनत लगता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो सब जगह पहुँचे, सब लोग देखें, जो भी फ्रेशर हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, उनके लिए बहुत बेहतरीन है, उनके लिए बहुत है अच्छा यार, कि वो अच्छा से तैयारी कर, अच्छे से मतलब भटकेंगे नहीं मार्ग से, अच्छे तैयारी उनका अच्छा हो जाएगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये वीडियो मतलब आप समझिए कि हमेशा के लिए बन चुका है, ये ऑलवेज हमेशा काम देगा, इसमें किसी तरह का मैं चेंजिंग नहीं लाऊंगा, हर बार जब मैं बनाऊंगा तो ऐसे ही बनाऊंगा, थोड़ा माना परिवर्तन आएगा, मूल चूक, बट ज़्यादा नहीं परिवर्तन आएगा इस वीडियो में, कि हाँ ये हो सकता है कि अभी मैं वीकली बता रहा हूँ, हो सकता है नेक्स्ट बीपीएससी के लिए मैं इसको एक ही साल के लिए एक ही बार बना दूँ, हो सकता है महीना लाऊंगा, लेकिन सब कंटेंट यही रहेगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है हर एक चीज़ में। ओके, तो चलिए हम लोग मिलेंगे वीक 15 में, और वीक 15 में मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो जाएगा, और लगभग हमारा पॉलिटी भी खत्म होने वाला है ना, तो मेरे हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी एक साथ खत्म हो जाएगा, तो हम लोग फिर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये सब पीडीएफ सब कुछ, सब में जितना भी पीडीएफ है मैं सब कुछ डाल दूंगा अपने एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लिए, बीपीएससी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा, एवरीथिंग, है ना।
तभी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।